नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेक बाउंस केसेस के बारे में। देखिए, बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि सर, हमने तो चेक सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया था, हमसे धोखे से चेक ले लिया गया, या फिर हमारे ऊपर झूठा चेक बाउंस का केस किया गया। पर दोस्तों, अगर आप लोगों ने आज की ये वीडियो पूरी देखी तो यकीन माने, आज की इस एक वीडियो में मैं आपको इतने सारे ग्राउंड्स बताने वाला हूं, इतने सारे तरीके बताने वाला हूं, जिनमें से कोई भी एक तरीका आप इस्तेमाल करते हुए अपने चेक बाउंस केस को बिना लड़े ही अपने पक्ष में करवा सकते हैं। यानी कि जो सामने वाली पार्टी आपके ऊपर झूठा दावा डाल रही है, झूठा चेक बाउंस का केस कर रही है, आप बिना केस लड़े ही यह दिखा सकते हैं कि यह केस कानूनी रूप से मेंटेनेबल है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, जितने भी ग्राउंड्स या पॉइंट आपको बताऊंगा, उनसे रिलेटेड रेलिवेंट जजमेंट्स भी आपको दी जाएगी, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ हवाई बातें वहां पर की जा रही हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं चेक बाउंस केसेस के बारे में। जी हां, जिसे कुछ लोग 138 का मुकदमा भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ये एक ऐसा एक्ट है जहां पर प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, इनसे रिलेटेड कानून के बारे में बताया गया। अगर आप इसी एक्ट के सेक्शन 138 पर ध्यान देंगे तो वो चेक बाउंस की कंडीशंस बताता है कि कैसे चेक बाउंस होता है, कितना समय सामने वाली पार्टी को दिया जाता है जो 15 दिनों का होता है, उसमें नोटिस भेजना पड़ता है, फिर सामने वाली पार्टी के लिए इंतजार करना पड़ता है, और उसके बाद ही आप कोर्ट में जाकर ये क्रिमिनल केस यानी कि चेक बाउंस का केस कर सकते हैं। अब लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, उनको यह लगता है कि हमारे ऊपर तो चेक बाउंस का केस हो गया, अब तो हम केस हारेंगे भी, हमें जेल भी होगी और साथ ही साथ उनको पैसा लौटाना पड़ेगा। अब दोस्तों, अब मैं एक एक करके आपको इतने सारे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि कोई भी एक माध्यम अपनाकर आप सीधा चेक बाउंस का केस ये दिखा सकते हैं कि ये कानूनी रूप से मेंटेनेबल है ही नहीं। अब दोस्तों, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पहला केस लो है, यानी कि पहली हमारी जो लैंडमार्क जजमेंट है, डिस्प्ले पर ध्यान दे देखिएगा। केस टाइटल है MS नारायण मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब दोस्तों, इस केस लो में बात की गई थी प्री मैच्योर फाइलिंग। बड़ी ध्यान से समझिएगा, यहां पर बोला गया है कि देखो भाई, आपका अगर चेक बाउंस हो रहा है, बैंक आपके चेक को इनसफिशिएंट पैसा दिखाकर वापस लौटा रही है, बाउंस कर रही है, तो आपको एक टाइम पीरियड तक इंतजार करना अनिवार्य है। कितने दिन? 15 दिनों तक कम से कम इंतजार करना पड़ेगा, नोटिस भेजना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब अगर कोई व्यक्ति ये टाइम पीरियड तक इंतजार नहीं करता और सीधा नोटिस भेज देता है या सीधा कोर्ट में केस डाल देता है, तो इसको बोला जाता है प्री मैच्योर फाइलिंग ऑफ द केस। और यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि अगर कोई इस प्रकार से केस को प्री मैच्योर फाइल करता है तो कानूनी रूप से वो मेंटेनेबल ही नहीं है, यानी कि वो कोर्ट केस सुनवाई योग्य ही नहीं है। और अगर ऐसा कोई केस कोर्ट में डाला जाएगा तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बस जो मैंने रेलिवेंट जजमेंट बताई इसका इस्तेमाल आप अपने पक्ष में करा सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद जो दूसरा हमारे पास ग्राउंड आता है वो ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों, इसके बाद जो हमारा दूसरा ग्राउंड है, ये काफी ज्यादा केसेस में देखने को मिलता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, केवल सिक्योरिटी पर्पस के लिए चेक इशू कर देते हैं। पैसों का लेन देन नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पर चेक दिया जाता है ना। जो सामने वाला व्यक्ति है वो गलत इंटेंशन रखता है, तो वो क्या करता है, इस सिक्योरिटी वाले चेक को बाउंस करवा देता है।
ताकि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर झूठा दावा डालकर उससे पैसा ऐंठा जा सके, जबकि ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, एक काफी महत्वपूर्ण जजमेंट है जो आप लोगों के काम आएगी। देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल था इंडस एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मैग्नम एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। साल 2024 की ये जजमेंट है। इन्होंने बोला गया कि देखो, अगर एक व्यक्ति एक ऐसा चेक किसी को देता है जो पूरे तरीके से सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया गया था और उस चेक को जाकर बाउंस करवा दिया जाता है, तो ऐसा चेक बाउंस का केस कानूनी रूप से मेंटेनेबल नहीं होगा। यानी कि साफ तरीके से मना कर दिया कि सिक्योरिटी वाले चेक को आप पेमेंट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। अब जो तीसरा ग्राउंड आता है, इसकी जजमेंट एक बार डिस्प्ले पर देखकर समझे, इसके बाद बताता हूं कि यह ग्राउंड आखिरकार कहता क्या है। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है रंगप्पा वर्सेस श्री मोहन। साल 2010 की हमारी ये जजमेंट है। अब इसमें बोला गया कि देखो, अगर आप यही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 139 देखें तो वो बोलता है कि अगर कोई चेक बाउंस हो रहा है तो यही माना जाएगा कि पैसा देना था। पर यह चीज रिबटेबल भी है, मतलब कि जिसके ऊपर झूठा दावा डाला गया है, अगर वो कोर्ट में कोई सफिशिएंट एविडेंस दिखा दे कि मेरा कोई भी पैसों का लेन देन नहीं था, मुझ पर सिर्फ झूठा दावा डाला गया था, और यह चीज साबित कर देता है, तो वो भी मेंटेनेबल नहीं होगा जो झूठा केस डाला गया है। इस प्रेजेंट जजमेंट में यही बात साफ तरीके से क्लियर की गई। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे ग्राउंड के ऊपर। ध्यान दीजिएगा डिस्प्ले पर, सबसे पहले इसका केस डिटेल में डिस्प्ले पर क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है MS रघुनाथन वर्सेस शंकरन इथिराज। साल 1995 की जजमेंट है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर बोला गया कि अगर एक व्यक्ति बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देता है कि भाई मेरी कोई भी पेमेंट ना की जाए, सभी पेमेंट पर रोक लगा दी जाए, और ऐसी इंस्ट्रक्शन के चलते चेक बाउंस हो रहा है क्योंकि इंस्ट्रक्शन दी गई है पेमेंट ना की जाने की, और उस कंडीशन में जाकर वो चेक बाउंस हो गया, तो यहां पर जो व्यक्ति है जिसके ऊपर झूठा दावा डाला गया है, वो कोर्ट में दिखा सकता है कि मैंने खुद इंस्ट्रक्शन दी थी पेमेंट ना करने के लिए, और मेरे ऊपर कोई भी लीगली डेप्थ नहीं है, कर्जा नहीं है, और इस ग्राउंड पर वो साबित कर सकता है कि मेरे ऊपर जो चेक बाउंस का केस डाला है वो बिल्कुल भी मेंटेनेबल नहीं होगा। अब दोस्तों, जो अगला ग्राउंड आता है उसका केस डिटेल एक बार ध्यान दें। देखिएगा डिस्प्ले पर, केस टाइटल है एन हरिहरा कृष्ण वर्सेस जे थॉमस। साल 2017 की ये जजमेंट है। ये बात करती है प्रॉपर ऑथराइजेशन के बारे में, मतलब कि जो भी व्यक्ति चेक इश्यू कर रहा है, क्या उसके पास अथॉरिटी थी ये चेक देने की? ये एक मुख्य चीज है जो ध्यान देने अनिवार्य है। जैसे कि मान लेते हैं एक व्यक्ति जो किसी कंपनी में काम करता है, उसने एक चेक साइन करके कंपनी के बिहाफ से दे दिया, पर कंपनी ने उसको कोई ऐसी अथॉरिटी दे ही नहीं रखी थी कि वो ऐसा चेक दे सकता है। और ऐसी कंडीशन में अगर कंपनी के ऊपर चेक बाउंस या ऐसी कोई फर्म के ऊपर चेक बाउंस का केस डाला जाएगा तो वो मेंटेनेबल नहीं है। कारण, क्योंकि जिसने चेक दिया था उसके पास अथॉरिटी थी ही नहीं इस प्रकार का चेक इश्यू करने की, जो यहां पर ऐसा चेक बाउंस का केस दिखा देगा कि कानूनी रूप से मेंटेनेबल नहीं है। नाउ दोस्तों, अगला पॉइंट आता है लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, यानी कि जिस कोर्ट में केस डाला गया है उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है ऐसा केस डील करने की। यह कब होता है? जब चेक की वैल्यू बहुत ज्यादा है और उस केस में डाल ऐसे कोर्ट में केस दिया जिसके पास इतने अमाउंट को डील करने की जुरिस्डिक्शन नहीं थी। तो यहां पर और भी कई कंडीशन होती है जहां पर जुरिस्डिक्शन की वजह से केस मेंटेनेबल नहीं होता ना। इससे रिलेटेड एक बार लैंडमार्क जजमेंट देखिएगा, डिस्प्ले पर ध्यान दें। इसका केस टाइटल है दशरथ नाथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। साल 2014 की ये जजमेंट है। यहां पर साफ बोला गया कि देखो भाई, अगर कोई चेक इश्यू किया है जहां पर जिस भी बैंक ब्रांच में उस चेक को प्रेजेंट किया गया था उसी के अकॉर्डिंगली जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में दावा डालो, और अगर किसी ऐसे कोर्ट में यह दावा डाल दिया है जिसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है उस केस को डील करने की, तो ऐसा केस कानूनी रूप से बिल्कुल भी मेंटेनेबल नहीं होगा। यह भी यहां पर साफ तरीके से क्लियर किया गया। अब दोस्तों, अगले ग्राउंड पर हम आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा सबसे पहले डिस्प्ले पर अगला ग्राउंड जो है उसका केस टाइटल है हमारा AC नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, साल 2014 की जजमेंट है। इन्होंने बोला जो कानूनी प्रावधान है, जो समय सीमा है, कितनी समय सीमा होती है चेक के लिए? 3 महीनों की। अगर चेक इन 3 महीनों के बाद डाला जा रहा है और वो चेक बाउंस होता है तो उस कंडीशन में चेक बाउंस का केस मेंटेनेबल नहीं है। कारण क्योंकि 3 महीने का लिमिटेशन टाइम होता है। अगर किसी चेक में डेट डल गई तो उस डेट के 3 महीने के अंदर वो चेक कैश कराने के लिए बैंक में प्रेजेंट किया जाता है ना। अगर ये टाइम पीरियड निकल गया और फिर चेक डाला गया तो वो केस मेंटेनेबल नहीं होता। इस रेलिवेंट जजमेंट में यही बात साफ तरीके से क्लियर की गई। अब जो अगला ग्राउंड है वो काफी ज्यादा स्पेशल है। पहले डिस्प्ले पर केस टाइटल देखिएगा आप। इसका केस टाइटल है हमारे अगले ग्राउंड का KR इंदिरा वर्सेस डॉक्टर जी आदि नारायण। नाउ यहां पर बोला गया कि देखो भाई, अगर एक व्यक्ति प्रॉपर लीगल नोटिस सर्व नहीं करता, उस लीगल नोटिस में प्रॉपर डिमांड नहीं की जा रही कि मेरा पैसा दो, प्रॉपर एड्रेस पर सर्व नहीं किया गया, तो इस कंडीशन में यह माना जाएगा कि प्रॉपर डिमांड ऑफ लीगल नोटिस करने में फेलियर हुआ है। और ऐसे कंडीशन में अगर इस फेलियर के होने के बाद कोर्ट में कोई दावा डाला जा रहा है 138 यानी कि चेक बाउंस का, तो वो केस भी मेंटेनेबल नहीं होता। जो मैंने ये रेलिवेंट जजमेंट आपके साथ डिस्कस करी, वहां पर यही ग्राउंड डिस्कस किया गया था। नाउ अब दोस्तों, ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर व्यक्ति के लिए काम आएगी। अब अगला ग्राउंड देखिएगा हमारा विनोद तन्ना वर्सेस जहर सिद्दीकी, साल 2002 की जजमेंट है। नाउ प्रेजेंट केस में बोला गया, अगर कोर्ट में कोई यह साबित कर दे कि जो ये चेक हमसे लिया गया था हमारी बिना कंसेंट के, बिना परमिशन के लिया गया, धोखे से साइन करवा लिए, धोखे से चेक ले लिया गया, और ऐसी कंडीशन साबित करने पर वो जो चेक बाउंस का केस है वो डिसमिस कर दिया जाएगा, क्योंकि फ्री कंसेंट होना बेहद ज्यादा अनिवार्य है। अगर किसी भी व्यक्ति से चेक बाउंस या फिर चेक लिया जा रहा है। नाउ हमारे जो वीडियो इसका आज का लास्ट टॉपिक है, लास्ट ग्राउंड है, ये बोलता है अगर जो चेक बाउंस हो रहा है वो ऑल्टरेशन की वजह से हो रहा है, कई बार ओवरराइट कर दिया जाता है चेक पर, स्पेलिंग गलत होती है, अमाउंट गलत भरा जाता है, तो बैंक चेक को एक्सेप्ट नहीं करता, बाउंस कर देता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वहां भी केस मेंटेनेबल नहीं होता। रेलिवेंट जजमेंट ध्यान दीजिएगा एक बार डिस्प्ले पर। केस टाइटल है लक्ष्मी देचम वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, साल 2012 की हमारी ये जजमेंट है। नाउ यहां पर बोला गया कि अगर कोई ऑल्टरेशन है, जो मैंने आपको बता दिया, इमेज क्लियर नहीं है, स्पेलिंग गलत है, ओवरराइट और बैंक उस ग्राउंड पर चेक बाउंस कर रहा है, तो वहां पर 138 चेक बाउंस का केस नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो प्रोविजन इस प्रकार के बाउंस के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। अब दोस्तों, आज हम लोगों ने आपको 10 इंपॉर्टेंट ग्राउंड बता दी जहां पर अगर कोई भी चेक बाउंस का केस है तो वो बिल्कुल भी मेंटेनेबल नहीं है। और ऐसा नहीं सिर्फ मैंने ओरली बोला है, हर एक पॉइंट की रेलिवेंट जजमेंट के साथ आपको एक्सप्लेनेशन दी है। अब और भी कई मुख्य ग्राउंड होते हैं जहां पर चेक बाउंस का केस मेंटेनेबल नहीं होता, पर अगर आज मैं उन सभी ग्राउंड को उस एक वीडियो में लेना चाहूं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप लोग इस वीडियो पर मात्र 1 लाख व्यूज पहुंचा देते हैं तो मैं जल्द ही इस वीडियो का पार्ट 3 लेकर आऊंगा, क्योंकि पार्ट 1 में पहले ही अपलोड कर चुका हूं। तो आप लोगों को क्या करना है, हर व्यक्ति को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। ऐसा करने से वीडियो की रीच बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे। और जिस दिन इस वीडियो पर 1 लाख व्यूज हो गए, मैं इसका पार्ट 3 आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा, जहां पर आप लोगों को और भी कई अन्य ग्राउंड बताऊंगा रेलिवेंट जजमेंट के साथ, जहां पर चेक बाउंस का केस जो आपके ऊपर डाला गया है वो सीधा डिसमिस आप करा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।